Good morning to one and all. I welcome you all to this session of IIC IMT College of Law. This session is on IP for social media influences and content creator. IIC Cell has always strived to build a spirit of innovation and entrepreneurship among its students. And today we have Ms. Shilpi Singhal Ma'am, Assistant Professor, IIMT College of Engineering, as our guest speaker. With years of experience in social media handling, she is here to enrich us with her knowledge. I welcome you, ma'am, on behalf of IIMT College of Law. Now over to you. Good morning, all. Today we are here to learn about IPR on social media. सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट जो भी हम डालते हैं उसके ऊपर आईपीआर कैसे वर्क करता है और हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वी विल टॉक अबाउट इट। आप इस सभी को मैं एक पीपीटी दिख रही होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएटर्स। जितना भी सोशल मीडिया पर हम कंटेंट डालते हैं और जो भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ते हैं जब भी वो कोई भी कंटेंट, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, एनी टाइप ऑफ कंटेंट जब भी वो क्रिएट करते हैं तो उनको आईपीआर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ट्रेडमार्क का ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट इज आईपीआर? सोशल मीडिया के लिए प्रॉपर्टी राइट्स या एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है? Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time. सपोज सोशल मीडिया के लिए मैंने कोई एक क्रिएटिव डिजाइन करा, एक वेक्टर इमेज क्रिएट करी, उस वेक्टर इमेज पर मेरा राइट है। अगर किसी दूसरे को मेरी इमेज यूज करनी है देन उसको मेरे को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या फिर मेरी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि मेरे को ये इमेज यूज करनी है, तो मैं उसको सर्टेन पीरियड के लिए या सर्टेन प्लेटफॉर्म्स पर उस इमेज को यूज करने के लिए राइट दे सकती हूँ। सपोज आप लोगों ने शटर स्टॉक का आई गेस सबने नाम सुना होगा। शटर स्टॉक क्या है? एक पोर्टल है जहाँ पर डिफरेंट काइंड की इमेजेस एंड वेक्टर इमेजेस, मतलब फोटोग्राफिक इमेजेस, वेक्टर इमेजेस एंड वीडियो क्लिप्स लोग सेल करते हैं। उनका क्या होता है, वो पेमेंट बेसिस आपको अपनी क्रिएटिव्स, अपनी इमेजेस परचेज करने का ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको ये इमेज यूज करनी है तो यू हैव टू पे दिस एंड यू कैन यूज दैट इमेज इन योर क्रिएटिव्स एंड इन ऑन योर सोशल मीडिया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हम उनको कुछ राइट्स अपनी कुछ क्रिएटिव्स का, इमेजेस का दे देते हैं। सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा हम बात करें सोशल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस अपना जितना भी मार्केटिंग एंड प्रमोशन कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, गूगल पर भी कर रहे हैं, लेकिन गूगल का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है एंड ब्रांडिंग के पर्पज से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बेस्ट होते हैं। तो जो भी आप वहाँ पर कंटेंट डाल रहे हो उन सब कंटेंट के लिए वो प्लेटफॉर्म्स भी आपसे कुछ कंसेंट लेते हैं कि आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो वो कॉपीराइट कंटेंट नहीं होगा, कहीं पर भी वो ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंज नहीं करेगा, किसी की स्टील करके कंटेंट नहीं डाला जाएगा, कॉपीड कंटेंट नहीं डाला जाएगा। अगर यूट्यूब पर आप कोई कंटेंट या फेसबुक पर भी कोई वीडियो, ठीक है, वो कॉपीड है कहीं से, तो फेसबुक एंड यूट्यूब बोथ आपके उस कंटेंट को म्यूट कर देते हैं, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी डाल सकते हैं एंड आपके उस पोस्ट को हटा भी सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी कंटेंट डालें प्लीज उसको चेक कर ले कि वो कॉपीड कंटेंट ना हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? टू इस्टेब्लिश ओनरशिप इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। सपोज मैंने कोई इमेज किसी पर्टिकुलर प्लेस की क्लिक करी या मैंने कोई वेक्टर इमेज अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू क्रिएट करी, लेकिन वो दूसरा पर्सन बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरे से कंसेंट लिए उस चीज़ को यूज़ करता है, तो अगर मेरे पास कॉपीराइट नहीं है, अगर मेरे पास उसका आईपीआर नहीं है, मैंने उसको पेटेंट नहीं कराया है उस विजुअल को, या मेरे पास उसकी रो फाइल नहीं है, तो मैं उसको क्लेम नहीं कर सकती। तो अपनी ऑनरशिप, अपने
जो भी ब्लॉग या टेक्स्ट कंटेंट पे आप लिख रहे हैं तो उस पर आपको जरूरी है कि अपना एक आईपी या ऑनरशिप कहीं से ले। गूगल से भी आप ले सकते हैं, गूगल पर भी कुछ जगह पर आप कंटेंट को पेटेंट कराने का ऑप्शन होता है फॉर डिजिटल कंटेंट। जो भी आपके रजिस्टर्ड आईपी होते हैं, वो जो भी रजिस्टर्ड आई आपका कंटेंट होगा, ट्रेडमार्क कंटेंट होगा, वो ज्यादा लेजिटिमेट होता है, लोग उसको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा उस पर रिलाय करते हैं। अगर आपका कंटेंट, इट इज इजियर टू गेट प्लेगराइज्ड कंटेंट रिमूव्ड इफ योर आईपी इज रजिस्टर्ड। अगर आपका कंटेंट को, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वीडियो है, चाहे म्यूजिक है, अगर आपने उस कंटेंट को आईपी रजिस्टर करा रखा है, उस पर अपना कॉपीराइट पेटेंट करा रखा है, उसके बाद अगर कोई भी उस कंटेंट को यूज करता है, हमको उसको बोलते हैं प्लेगराइज्ड कंटेंट। अगर उस कंटेंट को वो यूज कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो और उसको उस प्लेटफॉर्म से आप हटवा भी सकते हो कि दिस इज यूजिंग माई कंटेंट विदाउट माई कंसेंट। तो वो कंटेंट वो प्लेटफॉर्म हटा देगा। अगर आपका कंटेंट, आपकी वीडियो है, किसी दूसरे चैनल ने यूज कर लिया, तो आप यूट्यूब को कांटेक्ट कर सकते हो कि ये मेरा कंटेंट है एंड फर्स्ट मैंने पब्लिश किया है, ये मेरा इसका डिटेल्स है और इस बंदे ने मेरा कंटेंट कॉपी किया है, तो वो यूट्यूब उस चैनल पर एक्शन डेफिनेटली लेगा। अवॉइडिंग रेप्लिकेशंस ऑल टुगेदर, रजिस्ट्रेशन विल डिस्करेज। अगर आप अपने कंटेंट का रजिस्ट्रेशन करा देते हो, तो वो दूसरा बंदा भी कॉपी करने से पहले सोचेगा। आप गूगल पर इमेजेस सर्च करते हो तो बहुत सारी इमेजेस के ऊपर सी करके आता है या कॉपीराइट करके आता है या वाटर मार्क होता है। इट मीन्स वो कंटेंट पेटेंटेड है, उसके राइट्स आपको या तो परचेज करने पड़ेंगे या कंसेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज द कंटेंट। आईपीआर सोशल मीडिया केस, अभी हम एक सोशल मीडिया का केस समझेंगे कि आईपीआर की वजह से या कॉपीड कंटेंट को यूज करने की वजह से लोगों को कितना सारा लॉस भी उठाना पड़ता है। डेनियल मॉरेल एक बहुत वेल नोन फोटो जर्नलिस्ट है। जब हेती में जनवरी 2010 में एक अर्थक्वेक आया था, ही वॉज देयर टू क्लिक द फोटोग्राफ्स। वो वहां पर थे तो उन्होंने बहुत सारे उस अर्थक्वेक के, डिवास्टेटिंग के, लोगों के बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक करे और कलेक्ट करे और उन्होंने एज ए न्यूज ट्विटर पर पोस्ट कर दिए, जो एक सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। वहां से क्या हुआ, लोगों ने में कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी उस इमेजेस को विदाउट एनी कंसेंट अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। उसमें nytimes.com भी था। मॉरल को जब ये चीज पता चली तो उन्होंने उस पर भी केस किया। मॉरल ने उन लोगों को कोर्ट में जाके सू कर दिया, उनके ऊपर केस किया। एनवाई टाइम्स को काफी हैफ्टी अमाउंट मॉरल को पे करना पड़ा। ये मैं मॉरल का एक केस बता रही हूँ। मैं इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी वहां पर भी मेरे साथ एक केस हुआ था, मतलब मेरी कंपनी के साथ एक केस हुआ था। हमने गूगल से एक वायरस की इमेज कॉपी कर ली थी और उस इमेज के ऊपर कोई कॉपीराइट या वाटरमार्क नहीं था, लेकिन वो इमेज रजिस्टर्ड थी विद शटरस्टॉक फॉर ओनली एडिटोरियल पर्पज। उस इमेज के लिए हमारे पास 20,000 पाउंड का केस आया था एंड उस केस को, मतलब हम लोगों को कोर्ट में जाके उस केस को प्रॉपर ब्रीफ करना पड़ा था कि ये चीज ऐसे हुई है एंड वी हैव टू पे सम अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर लेबोरेटरी। जिस लेबोरेटरी की वो इमेज थी, जिस लेबोरेटरी ने उस वायरस की इमेज को क्लिक किया था, रिसर्च किया था एंड पब्लिश किया था गूगल के ऊपर। और वहां से हमने विदाउट, मतलब अपनी नॉलेज नहीं थी या हम लोगों को उस पर नहीं कहीं कॉपीराइट मिला था और हम लोगों ने यूज कर लिया, तो वो इस तरीके से कोई भी लेबोरेटरी वगैरह अगर उसको देखती है तो वो उस पर केस कर सकती है।
सोशल मीडिया एंड आईपीआर। अगर आप अपनी ब्रांड का आईपीआर नहीं करते हो, अगर देखो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए भी आपको पहले उस ब्रांड का नेम रजिस्टर कराना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि वो, अगर आप उस ब्रांड को ग्लोबली ले जाना चाह रहे हो या नेशनली ले जाना चाह रहे हो, तो उस ब्रांड का कोई और दूसरा ट्रेडमार्क तो नहीं है। अगर है तो यू कैन नॉट यूज दैट सेम पर्टिकुलर नेम। जैसे नेस्ले है, नेस्ले का जो ब्रांड है वो कोई भी यूज नहीं कर सकता। उसका जो लोगो है, जो उसका लिखने का स्टाइल है, फॉन्ट है, जो उसके ऊपर वो एक सर्कल टाइप एक बबल बनाता है, वो कोई भी यूज नहीं कर सकता। अगर कोई भी यूज करता है तो वो उसके ऊपर नेस्ले कंपनी कोर्ट केस कर सकती है, क्रिमिनल केस कर सकते हैं और उसको काफी हैफ्टी अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। तो अपनी रेपुटेशन, अपनी ब्रांड रेपुटेशन का, अपने ट्रेडमार्क्स का हमें आईपी पेटेंट कराना चाहिए, जिससे हमारे सर्टेन लॉस ना हो, कोई हमारी ब्रांड को थेफ्ट ना कर ले, कोई हमारी ब्रांड की चीजें, कलर, डिजाइन, लोगो, कोई भी चीज हमारी चोरी ना करके हमारी पॉपुलैरिटी का फायदा ना उठा ले। इसलिए हम सबको ये चीजें ध्यान रखनी है और हमें उनका पेटेंट कराना है। अगर आपने पेटेंट नहीं कराया अपने लोगों का, अपने ब्रांड का, और उसका दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, फाइनेंशियली लॉस होता जाएगा। बिकॉज कस्टमर को नहीं पता कि ये सेम कंपनी नहीं है, ये दो डिफरेंट लोग हैं और ये इस बंदे की कॉपी कर रहा है कंटेंट। मैं समझूंगी कि ये शायद ठीक है, मैं इसको ही, ये एक ही कंपनी के दो पेजेस है, ये एक ही कंपनी के दो पोर्टल्स है, मैं क्या करूंगी, वहां से भी परचेज करूंगी। तो मेरा क्या होगा, मेरा ब्रांड का भी रेवेन्यू खराब होगा, मेरा फाइनेंशियली भी लॉस होगा मेरा, क्योंकि वो बंदा जो डुप्लीकेट बेच रहा है वो क्वालिटी नहीं दे सकता, तो मेरा क्या होगा, डिफेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी आईपी को, अपने कंटेंट को, विजुअल कंटेंट, इमेज कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट को, ब्लॉग्स को या रिसर्च को कैसे पेटेंट प्रोटेक्ट कर सकता है। Influencers can not only register but also enforce their IP. Online LICs, logo, slogan, marks, series names, and even hashtags can be protectable as trademark. आप अगर कोई भी अपना ऑनलाइन नेम रखते हो या अपने ब्रांड का कोई स्पेसिफिक नेम रखते हो, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ओरिजिनल नेम नहीं है, उसकी कंपनी का कुछ और नेम है। स्नैपडील है, उसकी कंपनी का नाम है जेस्पर इन्फोटेक, जो कंपनी का लीगल नेम है दैट इज जेस्पर इन्फोटेक, बट स्नैपडील के नाम से वो काम करता है, तो स्नैपडील उसका एक एलाइसिस हो गया कि उसका डिफरेंट नेम है जिसके थ्रू वो ब्रांडिंग करता है, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। जो इस तरीके के ब्रांड नेम होते हैं, किसी का लोगो है, किसी का स्लोगन है, कोई टैगलाइन है, जैसे एक टैगलाइन है किसी कंपनी की, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, एलआईसी की, वो आप कॉपी नहीं कर सकते, उसको अपने कंटेंट में या अपने बिजनेस के साथ यूज नहीं कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर मार्क है किसी कंपनी का, कि जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, उस वेब सीरीज का जो नेम है, यू कैन नॉट कॉपी दैट। इवन कुछ ब्रांड्स अपने हैशटैग्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं ट्रेडमार्क के थ्रू। जैसे अमूल कंपनी है, अमूल का हैशटैग सिर्फ अमूल यूज कर सकता है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। कंपनीज अपने हैशटैग्स को भी प्रॉपरली ट्रेडमार्क करती है, जिससे वो हैशटैग के थ्रू जितना भी ट्रैफिक आएगा वो उनका होगा, किसी और का नहीं होगा। जितनी भी ओरिजिनल वीडियोस, फोटोग्राफ्स, रिटन टेक्स्ट होता है, आर्ट वर्क, जैसे मैंने वेक्टर इमेजेस की बात करी थी, या क्रिएटिव वीडियोस की बात करी है, या कोई भी साउंड रिकॉर्डिंग है, म्यूजिक है, फिल्म्स है, कोई भी क्रिएटिव वर्क है, वो सब कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेबल है। आप उस सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो कॉपीराइट के थ्रू, उन सबको अपना पेटेंट करा सकते हो। लिटरेरी वर्क, जो हमारा टेक्सचुअल कंटेंट होता है, लाइक ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट के ऊपर जितना भी आप टेक्सचुअल कंटेंट देखते हो, उस सबको आप आईपीआर में पेटेंट करा सकते हो। विजुअल कंटेंट, विजुअल कंटेंट में आपकी जो भी इमेजेस हैं, चाहे वो इमेज आपने क्लिक करी है, लेकिन उस इमेज को क्लिक करने में आपने मेहनत करी है, डिफरेंट एंगल से कैसे क्लिक करना है, उसमें कौन सा मुझे फिल्टर्स लगाना है क्लिक करते टाइम, ये मेरी इमेजिनेशन थी कि ये मेरे को इमेज ऐसे क्लिक करनी है, तो वो मेरा थिंकिंग है, वो मेरा कंटेंट है, वो कोई और कॉपीराइट नहीं कर सकता।
अनलेस अगर वो आपने किसी पर्सन की, अगर आप किसी पर्सन का इमेज क्लिक कर रहे हो और वो आप पेटेंट करा रहे हो, तो उस पर्सन का भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का इमेज ले रहे हो, तो उस इमेज के ऑनर से, उस प्लेस के ऑनर से भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, तब आप उस विजुअल कंटेंट को, उस इमेज को पेटेंट करा सकते हो। दूसरा होता है विजुअल कंटेंट में इमेजेस, जैसे जीआईएफ इमेजेस होती है, वेक्टर इमेजेस होते हैं। वो किस, क्या होता है, वो किसी ने क्रिएट किया है कोरल ड्रॉ पर, फोटोशॉप पर, तो उसमें उनकी इमेजिनेशन लगी है, उनकी मेहनत लगी है। हो सकता है उनका एक वो आर्ट पीस, एक कंटेंट इमेज, एक वेक्टर इमेज को या एक जीआईएफ इमेज को बनाने के लिए उन्हें 4 दिन लगे हो, 5 दिन लगे हो, उसे सोचने में, डिजाइन करने में उन्हें टाइम लगा हो, तो उस पर उनका राइट है, वो उसको पेटेंट बिल्कुल करा सकते हैं, और आगे अगर वो उसको सेल करना चाहे तो सेल कर सकता है। वीडियो कंटेंट, सिनेमेटोग्राफिक कंटेंट, जितना भी आप वीडियोग्राफिक कंटेंट देखते हो, उसके अंदर का म्यूजिक आप पेटेंट करा सकते हो, उसके अंदर की विजुअल्स आप पेटेंट करा सकते हो, उसके डायलॉग्स आप पेटेंट करा सकते हो। तो वो भी आपका राइट है कि अगर आप वो किसी को सेल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वो आपके साथ ही रहेगा। अभी तक हमने समझा कि आईपीआर सोशल मीडिया पर कैसे वर्क कर सकता है, हम अपने कंटेंट को, हम अपने इमेजेस को कैसे सेव कर सकते हैं। अब हमें सोशल मीडिया के रिस्क क्या है आईपीआर के लिए। इन्फ्रिंजमेंट, IP rights are infringed when a protected work is used or copied without having the permission from the person who owns the right। जो अभी हमने बात की थी, आपकी कंटेंट है, आपकी कोई इमेज है, या आपका कोई विजुअल कंटेंट है, आपने उसको सोशल मीडिया पर डाला, जैसे हमने अभी डैनियल मोरल का भी केस पढ़ा था, और वो मेरी परमिशन के बिना किसी दूसरे ने यूज कर लिया, मेरे से उसने राइट नहीं लिया, उसने मेरे परमिशन लिया नहीं लिया, या उसने मेरी साइटेशन नहीं दिया। अगर वो मेरा कंटेंट बिना मेरे को पूछे यूज कर रहा है, तो उसको नेसेसरी है या तो वो मेरी साइटेशन दे कि मैंने ये कंटेंट यहाँ से लिया है, ये कंटेंट ओरिजिनली बिलोंग्स टू दिस पर्सन। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो आईपी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, और उसके लिए उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है। डिफेमेशन, any statement or content, image, text, video, etc. that hurts someone's brand, product, service, etc. reputation। अगर कोई भी स्टेटमेंट, कंटेंट, चाहे वो इमेज कंटेंट हो, चाहे टेक्स्ट कंटेंट हो, चाहे वीडियो कंटेंट हो, अगर वो दूसरे वाले की कंपनी को, दूसरे की ब्रांड को, प्रोडक्ट को, सर्विस को हर्ट कर रहा है, तो वो डिफेमेशन है, और वो भी केस, लीगल केस के अंडर आता है। आप टाइम टाइम पर देखते होगा टीवी पर कुछ ब्रांड्स एक दूसरे ब्रांड को इनडायरेक्टली ब्लेम करते हैं कि ये तो सिर्फ कहने की बात है, एक्चुअली ब्रांड तो हमारा है, एक्चुअली ये वर्क तो हमारी क्रीम करती है, ये एक्चुअली ये सर्फ अच्छा है। या बीच में पेप्सी और कोको कोला का इस टाइप का एक वार चला था, वो एक दूसरे को डिफेम कर रहे थे कि नहीं, ये वाला कोको कोला, ये वाला कोला ड्रिंक बेस्ट है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डिफेम करके अपना ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं। साइबर स्केटिंग, साइबर स्केटिंग इज रजिस्टरिंग, सेलिंग और यूजिंग अ डोमेन नेम विद द इंटेंट ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम द गुडविल ऑफ समवन एल्स ट्रेडमार्क। साइबर स्केटिंग क्या होता है, उसमें हम जैसे टॉमी हिलफिगर है, टॉमी हिलफिगर का ब्रांड नेम है, उसका अपना एक डोमेन है tommyhilfiger.com। अगर मेरे को टॉमी हिलफिगर से रिलेटेड ऐसे एक प्रोडक्ट लाइन मैंने लॉन्च किया और मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसने क्या, मैंने क्या किया, टॉमी हिलफिगर के दूसरे डोमेन नेम्स परचेज के लिए, सपोज टॉमी डैश हिलफिगर डॉट कॉम, टॉमी हिलफिगर डॉट इन, टॉमी हिलफिगर डॉट ओ आर जी। तो वो क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी के अंदर अंडर आता है कि सेम ब्रांड लाइन ने दूसरे के ब्रांड नेम को कॉपी करके अपना ब्रांड लाइन स्टार्ट करा, अपनी ब्रांड लाइन स्टार्ट करी, और उसकी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए मैंने दूसरे का नेम यूज किया। कस्टमर, एज ए कस्टमर,
बंदे को नहीं पता कि टॉमी हिलफिगर दो डिफरेंट कंपनियां, ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। गूगल को भी नहीं पता, गूगल क्या करेगा, कीवर्ड और डोमेन के नेम से टॉमी हिलफिगर की दोनों साइट्स को ऊपर लाना शुरू कर देगा। लॉस किसका होगा, जो ओरिजिनल टॉमी हिलफिगर है, और फायदा किसका होगा, जो डुप्लीकेट है। तो ये साइबर स्केटिंग कहलाती है, जिसमें हम डोमेन दूसरे का परचेज करके और उस पर अपना पॉपुलैरिटी ले लेते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करता है। साइबर स्केटिंग में सोशल मीडिया अकाउंट, पोस्ट एंड कंटेंट भी आता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स मीन्स इंस्टाग्राम का आपने रेप्लिकेट नेम कर लिया, आपने मिलता जुलता दूसरा नेम सिर्फ फेसबुक अकाउंट पेज बना लिया, या उस पर जो पोस्ट या कंटेंट आप जो डाल रहे हो, वीडियो कंटेंट या टेक्स्ट कंटेंट, वो उससे कॉपी कर रहे हो, उसके हैशटैग यूज कर रहे हो, तो ये सब साइबर स्क्वैटिंग में आता है। ये सब चीजें हम क्यों करते हैं, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करने के लिए। लेकिन इसके लिए जो ओरिजिनल टॉमी हिल फिगर है, दैट कैन सू द अदर पार्टी, कि आप विदाउट एनी परमिशन मेरी ब्रांड को डिफेम कर रहे हो, मेरी ब्रांड को खराब कर रहे हो, मेरा ट्रैफिक, मेरे लीड्स को आप मुझसे ले रहे हो, तो ये सब चीजें गलत है, इलीगल है। Products infringing a design or patent. This can include either a registered or an unregistered design or a patent protecting a product. सपोज किसी ने कोई प्रोडक्ट का डिजाइन किया, सब्यासाची ने एक साड़ी डिजाइन करी, उसकी बहुत सारे डुप्लीकेट रेप्लिकेट बना के अगर दूसरा बंदा या अदर पर्सन गूगल पर, फेसबुक पर उसको प्रमोट करना शुरू कर दे, तो ये क्या है, प्रोडक्ट के डिजाइन का इन्फ्रिंजिंग है। सब्यसाची अपने हर डिजाइन को पेटेंट कराता है, उस पर उसका लोगो है, अगर उसका ही राइट है, जिस लोगों ने कॉपी किया है, तो ये सारे सोशल मीडिया रिस्क है कि आप उसको, उसके डिजाइन को वायरल कर रहे हो विदाउट परमिशन, ये इन्फ्रिंजिंग है। कि आप उसके डिजाइन को डाइल्यूट कर रहे हो, आप उसके प्रोडक्ट का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो खराब कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया पर गलत चीजें कर रहे हो। अनऑथराइज्ड कंटेंट, आईपी इंफ्रिंजमेंट कैन आल्सो अराइज फ्रॉम द अनलॉफुल यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग और टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स और वीडियोज। अगर आप किसी की टैगलाइन का, किसी के ब्रांड नेम का, किसी के कंटेंट को कॉपी करके उसको रोटेट करके अगर यूज कर रहे हो, बिजनेस ट्रेडमार्क मिसयूज, अगर आप किसी के ट्रेडमार्क का या ब्रांड का मिसयूज कर रहे हो, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर कंपनी आपको सू कर सकती है। हाउ कॉपीराइट वर्क्स विद सोशल मीडिया। कॉपीराइट सोशल मीडिया पे कैसे काम करता है। कॉपीराइट हर चीज का कराना, देखिए सोशल मीडिया पर या गूगल पर डेली इतना कंटेंट डलता है, लैक्स, मिलियंस ऑफ इमेजेस डेली फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पब्लिश की जाती है, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब पर पब्लिश किए जाते हैं। हर चीज का कॉपीराइट कराना डिफिकल्ट है, और जो एजेंसीज ये कंटेंट को कॉपीराइट या पेटेंट करते हैं, उनके लिए भी डिफिकल्ट है कि वो हर चीज को पेटेंट करें, बिकॉज उसके लिए उनको पूरा रिसर्च करना पड़ता है कि फर्स्ट कहाँ पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश करा, कैसे इन्होंने किया, उनको बहुत सारा उसमें रिसर्च वर्क लगता है। और पब्लिशर्स के लिए भी मुश्किल है कि वो हर इमेज को पब्लिश करने से पहले कॉपीराइट या पेटेंट कराएं, बिकॉज अगर कोई इंसान दिन में 10 इमेजेस अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाल रहा है, तो हर वो 10 इमेज को ट्रेडमार्क कराने का खर्चा और ट्रेडमार्क कराने की फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा काम हो जाएगा, इसमें वो काम नहीं कर सकता, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि वो हर चीज को कॉपीराइट कराए। लेकिन ब्लॉगर्स को या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, कंटेंट क्रिएटर को, जब भी वो पब्लिश करता है, ये उसकी अपनी लाइबिलिटी है कि वो कोई भी कंटेंट पब्लिश करने से पहले देख ले, रिसर्च कर ले कि कहीं और पब्लिश तो नहीं है, बिकॉज वो उसके ही फेवर में होगा। अदरवाइज अगर उसने कॉपी करके कंटेंट यूज किया, तो उसके लिए जो भी लीगल केस होगा, क्रिमिनल या सिविल केस होगा, वो उसको बियर करना पड़ेगा, और उसको बहुत हैफ्टी लॉस हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनली।
Bloggers must be aware of what they write to avoid copyright, trademark और libel issues. उन्हें कंटेंट जो भी यूज कर रहे हैं वो पहले से देख ले कि हम किसी दूसरे ब्रांड का कंटेंट तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसी ब्रांड का ट्रेडमार्क तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम उनका कंटेंट को मिसयूज नहीं कर रहे हैं, हम उनका डिफेमेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्लॉगर्स का या जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी खुद की लायबिलिटी होती है कि वो हर चीज को ध्यान में रखें। बिफोर यू यूज एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट यू नीड टू बी श्योर टू गेट अ लाइसेंस और फाइंड पब्लिक डोमेन इमेजेस। जो हमने बात की थी जैसे शटर स्टॉक है, इस तरीके की और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लाइसेंस्ड इमेजेस ले सकते हो। लाइसेंस्ड इमेजेस क्या होते हैं, आपने अगर वहाँ से परचेज की है, हर इमेज का वहाँ पर एक नंबर होता है, हर इमेज की, हर क्रिएटिव वर्क की होती है। अगर आप वहाँ से इमेज डाउनलोड कर रहे हैं पैसा पे करके, तो आप कोई भी अगर आपको सू करता है, अगर आपको कोई भी लीगली बात करता है, तो आप उस की को दिखा सकते हो कि ये इमेज, ये कंटेंट मैंने इस साइट से लिया था और इस इमेज की ये लाइसेंस किया, तो यू कैन नॉट सू मी। ये मेरे को राइट है कि मैं इस इमेज को यूज कर सकूं, मेरे को ये इस पब्लिशर ने राइट दिया है। और फाइंड पब्लिक डोमेन इमेजेस, या फिर आप पब्लिक डोमेन की इमेजेस यूज कीजिए। कुछ फ्री डोमेन्स होते हैं जहाँ से आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो और उनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता, तो आप इस तरीके की इमेजेस यूज कीजिए। The social media site does not own the work that has been posted on their site. The copyright is still retained by the owner. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सोशल मीडिया साइट खुद भी, अगर आपका कोई कंटेंट, सपोज मैं पब्लिशर हूँ, मेरा फेसबुक पर एक पेज है या यूट्यूब पर मेरा चैनल है, वहां मैंने कोई भी कंटेंट डाला, तो उस कंटेंट पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राइट है। वो कंटेंट का राइट उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के पास नहीं जाएगा। बेशक हमने वहां पर यूज किया है, वो कंटेंट हमने वहां पर पब्लिसाइज किया है, लेकिन हमने किसी को अपने राइट्स नहीं दिए, तो वो कॉपीराइट हमेशा मेरे पास रहेंगे जब तक मैं दूसरों को परमिशन नहीं दे रही। Agreeing to post works on the site, you sign an agreement that gives the site a license to use the work. कुछ पोस्ट पर आप एग्री कर सकते हो कि हाँ, ये सोशल मीडिया पर यूज हो सकता है, वायरल हो सकता है। कॉपीराइट कब होता है और ये कब तक रहता है किसी भी इमेज या साउंड रिकॉर्डिंग पर? कॉपीराइट जो मैंने बात की थी, देखो ये सी के ऊपर ऐसे सर्कल होता है, ये कॉपीराइट का मार्क होता है कि ये कंटेंट कॉपीराइटेड है, ये इमेज कॉपीराइटेड है। इवन वेबसाइट्स में भी अगर आप नीचे देखोगे तो वो लिखा रहता है कॉपीराइट दिस टू एंड दिस टाइम, कि ये कॉपीराइट किसके पास है, इस वेबसाइट का कॉपीराइट एंड कब तक है, ये वेबसाइट किसने डिजाइन करी, तो वो वेबसाइट के नीचे भी लिखना मैंडेटरी होता है। एंड इमेजेस पर भी ये आपको देखने के लिए काफी मिल जाएगा। अगर आप शटर स्टॉक की इमेजेस गूगल पर देखोगे तो वो पहले आपको ऐसे ही दिखेंगी क्लीन, लेकिन जैसे ही आप उसको बिगर इमेज में देखोगे या नेक्स्ट टैब में खोलोगे तो उसके ऊपर वाटर मार्क होगा शटर स्टॉक का। तो वो सारी क्या होते हैं, कॉपीराइटेड इमेजेस होती है। साउंड रिकॉर्डिंग्स का जो कॉपीराइट होता है अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स तक होता है, उसके बाद वो कॉपीराइट उस साउंड रिकॉर्डिंग का खत्म हो जाता है। ऑल अदर मटेरियल्स जो भी इमेज है, वीडियोज है, टेक्सचुअल कंटेंट है, उसका कॉपीराइट 70 ईयर्स तक होता है, उसके बाद उसका कॉपीराइट खत्म हो जाता है। जो हम साइबर स्केटिंग की बात कर रहे थे, अमूल के साथ भी साइबर स्केटिंग का एक केस हुआ था। अमूल सब जानते हैं, इंडिया की बिगेस्ट डेयरी कंपनी है, जिसका 2019-20 में अप्रोक्सीमेटली 38,550 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर सेल्स था। कंपनी के साथ साइबर स्केटिंग का एक केस हुआ था। किसी दूसरे बंदे ने क्या किया, बहुत सारी साइट्स जैसे मैंने यहाँ दिखाया, अमूल डिस्ट्रीब्यूटर डॉट कॉम, अमूल बोर्ड, ये सब क्या, देखो सबके अंदर अमूल नेम आ रहा है। सामने वाला बंदा क्या समझेगा कि ये अमूल की ही कंपनीज है, अमूल ने ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स लॉन्च किए, तो उन्होंने बहुत सारे इस टाइप के अमूल के नेम के डोमेन्स खरीद लिए।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फेक बैंक अकाउंट, बोगस बैंक अकाउंट बनाए जो सिर्फ लोगों को स्कैम करने के लिए थे, लोगों से पैसा ठगने के लिए थे। उन्होंने बहुत सारे ईमेल शूट करे जिसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, फ्रेंचाइजी स्टोर के लिए, रिक्रूटमेंट्स के लिए लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया। और लोगों ने उसमें अमूल के नेम को देखकर ये सोचकर कि हाँ, दिस इज द रियल अमूल, इज अ बिग ब्रांड, और ये अमूल की ही कंपनी है, एंड अमूल वाले ही अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, अपनी फ्रेंचाइजी स्टोर के लिए हमसे पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने उसको पे कर दिया। जब कंपनी के पास ये चीज पहुंची, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में आने लगा कि अमूल ने स्कैम करा, अमूल ने स्कैम करा, तो अमूल वालों को पता चला कि इस तरीके से लोगों ने उनके साथ साइबर स्क्वैटिंग करी है और उनकी नेम पर बहुत सारे डोमेन्स परचेज कर लिए। ये स्कैम 2018 से 20 तक चलता रहा, अप्रोक्स 2 इयर्स ये स्कैम चला। उसके बाद अमूल ने एक पब्लिक नोटिस निकाला, डिफरेंट पेपर्स में निकाला कि नहीं, वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ये इस तरीके से कुछ लोगों ने हमारे साथ गेम खेला है, और उस कंपनी के लिए और लीगल स्टेप्स लिए। What to do if your IP has been infringed on social media? The terms and conditions for users of many social media websites preclude IP infringement, and in theory, they will take action if notified of a breach. आप लोग जब भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम साइन अप करते हो तो वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पूरा आपसे एक बहुत लंबा सा फॉर्मेट टिक कराता है। वो इतना लंबा कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके अंदर भी ये चीजें लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आप कॉपीड कंटेंट यूज नहीं करोगे, आप किसी के ट्रेडमार्क को यूज नहीं करोगे, किसी को बुली नहीं करोगे, किसी को डिफेम नहीं करोगे। Some platforms, including Twitter, Facebook, YouTube, and Instagram, have specific forms to make it easier for right holders to submit any complaints through a takedown request. Yes, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं। अगर आपने कोई पोस्ट देखा हो तो उसको आप कंप्लेंट कर सकते हो, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, एंड इवन गूगल पर भी, कि ये इमेज गलत है, ये इमेज इस पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है, ये पर्टिकुलर प्लेस की नहीं है, और ये ओरिजिनल कंटेंट यहाँ है, इसका है, ये राइट है, और वो उस कॉपीड कंटेंट को डाउन कर देगा, उसको हटा देगा या प्राइवेट कर देगा, जिससे आपका कंटेंट वायरल हो सके और आपका ही कंटेंट आपका कॉपीराइटेड रहे। तो ये अभी तक हमने ये पढ़ा कि आईपीआर सोशल मीडिया पर कैसे वर्क करता है और क्या हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से इसमें केसेस होते हैं, साइबर स्पेटिंग, डिफेमेशन। Thank you तनु so मैम, एनी much. क्वेश्चंस फ्रॉम एनी स्टूडेंट? In case of any question, students may raise their hands. Ma'am, in case of any questions, we will sending it to you through official email. Okay, thank you ma'am. So we have come to the end of this session. I extend my heartiest gratitude to our esteemed speaker today. It was such a pleasure, privilege, and honor to have you with us today, ma'am. And our students have definitely learned a lot. Thank you so much once again. Thank you ma'am.